आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली मंथली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिसेस बिल्कुल फ्लैट जाके बंद हुए। रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुए। करीब करीब 36 अंकों की बढ़त रही। 20,133 के लेवल्स पे निफ्टी जाके क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के बहुत नज़दीक ज़रूर हैं। 20,190 रिकॉर्ड स्तर है, इसके बहुत करीब अब इंडिसेस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक फ्लैट था, 85 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आईटी इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट रहा। आज सेलेक्टिव आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स आधा % की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस हरे निशान में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव था। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली थी। आज का जो फ्लेवर था वो था फार्मा, जहाँ पे खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। प्लस आज का जो फ्लेवर था वो था तमाम पीएसयू कंपनीज, डिफेंस स्पेशली, तो HAL, कोचिन, माजगांव, BEL, कुछ ऐसे नाम, BHEL, जहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। एक बढ़िया अपमूव वहाँ पे दिखने को मिल रहे थे। प्लस आज के जो की हाईलाइट थे वो आज के 3 IPO, जिसमें टाटा टेक इतिहास बना के गया। नवा सबसे हाईएस्ट लिस्टिंग गेन के साथ खुलने वाला वो IPO बना। करीब करीब 140% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। क्लोजिंग तक आते आते भी 1300 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी और एक बढ़िया तेज़ी जारी रखी पूरे दिन आज। इसके अलावा गंधार भी करीब करीब 90% प्रीमियम के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि फेड फाइनेंशियल के शेयर में शुरुआत तो सुस्त हुई थी, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, लेकिन अब जो बाद में फिर वहाँ पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, तो वहाँ रिकवरी के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। आज अच्छा अपमूव था तमाम सीमेंट शेयरों में। इसमें अल्ट्राटेक लीड कर रहा था 2% की तेज़ी, प्लस इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, हिंडनबर्ग, ये सब शेयरों में भी एक अच्छा अपमूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा सीमेंट भी तेज़ी में था। सिलेक्टिव केमिकल में खरीदारी थी, फार्मा शेयरों में खरीदारी थी, मेटल में खरीदारी थी। तो इस तरह के आज कुछ अपमूव स्टॉक स्पेसिफिक आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कल का दिन क्रूशियल है कि आज से और कल के बीच में भी 2-3 बड़े इवेंट अवेटेड हैं, जिसमें पहले तो वो एग्जिट पोल्स आज शाम को आएंगे और वो मार्केट की दिशा दशा तय करने वाले हैं, किस तरह से वहाँ पे कामकाज होगा। प्लस जीडीपी के नंबर्स आएंगे, 7% के आसपास का अनुमान है। लेट्स सी किस तरह के नंबर आते हुए दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर। प्लस MSCI की बैलेंसिंग लास्ट आवर में थी, तो उसका एक इम्पैक्ट हम देख ही चुके हैं। प्लस कल है महीने का पहला कारोबारी सत्र, तो जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं, कोल डिस्पैचेस के नंबर हैं, सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर हैं, ये सब भी आने शुरू हो जाते हैं। सो इनको भी आप ध्यान रखोगे तो ऑटो सेल्स के नंबर से पहले ऑटो कंपनियों के ऊपर किस तरह के अपमूव आते हुए दिखाई पड़ते हैं, डाउन मूव आते हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये कुछ ट्रिगर है जिनको मार्केट वेट करेगा। और कल है फ्लेयर राइटिंग की लिस्टिंग, जो आज एक बचा रह गया, 5 में से एक IPO जो रह गया है, 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो फ्लेयर पेंस की जो लिस्टिंग है वो कल आपको दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली मार्केट में ट्रिगर्स की कमी नहीं है, अभी भी ट्रिगर चल रहे हैं, तेज़ी चल रही है, मोमेंटम चल रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। अब हम 1 दिसंबर माफी पहुंच रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ से आपको वही अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट पूरा महीना है और पूरे महीने में ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप क्लोजली वॉच करेंगे। लेकिन कल के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो बनेगा वो एग्जिट पोल के आउटकम रहेंगे, किस तरह से आउटकम आते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उस पर तो हम आगे भी कवरेज करते ही रहेंगे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हमारे पास आए हैं। ओह, इनफैक्ट फेसबुक तो आज मैं शायद लॉग इन ही नहीं कर पा रहा हूँ। चल तो कुछ यूट्यूब के ही सवाल ले लेता हूँ जो मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो आया है, ओके, पहला सवाल जो मेरे पास आया है, आयरेडा सर, आई सोल्ड 1/3 आयरेडा एंड होल्डिंग 2/3 आयरेडा फॉर मीडियम टर्म। तो मलिक साहब, रणनीति सही है वैसे। अगर आपको एक्चुअल अलॉटमेंट के मिले हुए शेयर हैं तो 32 रुपये पे शेयर अलॉट हुए थे, कल 50 पे लिस्ट हुआ, 65-60 पे क्लोजिंग हुई, आज 67-70 के रेंज में पहुंच गया। सो अगर आप 1/3 निकल चुके तो आपकी कॉस्ट तो निकल ही गई है पूरी ऑलमोस्ट। बाकी शेयरों को हाँ आप होल्ड कर सकते हो। मीडियम टर्म नंबर्स अच्छे ही बोल रहे हैं, जानकार मान रहे हैं कि यहाँ पे शायद अपमूव और कैरी कर सकता है इसके अंदर। प्लस एक क्रूशल पॉइंट ये भी है कि जो वैल्यूएशन था वो 8 के मल्टीपल पे इसका IPO आया था। कल की तेज़ी के बाद ही 16, 17, 18 तक मल्टीपल पहुंच गया था। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता भी है इसी तरह की सिचुएशंस में, तो भी मतलब 18-19 तक ही अभी तक चल रहा है और वैसे ही PSU का टेलमेंट मिला हुआ है।
कल मैनेजमेंट भी जुड़ी थी हमारे साथ और उन्होंने बात बोली भी कि जो डिसबर्समेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है, अगर आप REC PFC से कंपेयर करेंगे तो शायद 65,000 करोड़ रुपए के आसपास का डिसबर्समेंट है REC का, और शायद 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का डिसबर्समेंट है इसका आयरेडा का। तो जो जानकार है वो वैल्यूएशन टर्म्स में मान रहे हैं कहीं 100 रुपये, 85-90 रुपये, 100 रुपये के आसपास की वैल्यू हो जानी चाहिए उस चीज़ को देखते हुए। लेकिन हाँ, फिर भी खिंचा तो है ही, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन आपने सही रणनीति रखी, अभी तो आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है। टाटा कम्युनिकेशन CG पावर में फ्रेश एंट्री कब करें? तो लक्ष्मण जी, टाटा कम्युनिकेशन के केस में ये जो रीसेंट फॉल था नंबर्स के बाद आया था, अभी 1400-1450 रुपये की रेंज में जो ये एक डिप दिया था इसने, वो डिप वॉज क्रूशियल, वहाँ पर ले सकते थे आप। प्लस इवन CG पावर में भी जो लास्ट नंबर से पहले 360 रुपये का एक लो था, 370 रुपये का, वो आपके लिए बहुत अच्छा जोन है जहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। ये 370 पे आमतौर पे आता है, वहीं से घूम जाता है। सो जितना करीब उसके मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा है, पहला। दूसरा, टाटा कम्युनिकेशन के केस में भी वो जो रीसेंट फॉल था, जो 1400 तो नहीं जाता, लेकिन अब 1600-1650 की रेंज में कहीं भी मिलता रहे, कोई भी बड़े डिप्स आपको मिले उनका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। क्वालिटी वाइज दोनों कंपनियों में इशू नहीं है, मुर्गापर ग्रुप की कंपनी और टाटा ग्रुप की कंपनी है। वैल्यू वाइज भी ये टाटा कम्युनिकेशन बेटर साइड पर है CG पावर के सामने, क्योंकि CG पावर का एक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे थी, तो उसको एडजस्ट कर रहा है विद टाइम। बट बेटर इज़ कि दोनों को अगर आप किसी डिप में ले रहे हो तो कोई भी इंट्राडे में बड़ा डिप मिल जाए उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एनी व्यू ऑन हैप्पीएस्ट माइंड फॉर लॉन्ग टर्म? सर, हैप्पीएस्ट माइंड दो कंपनी अच्छी है, बट द फ्लॉ इज़ कि ये जब लिस्ट हुआ था तब से ही बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है और प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड ही कर रहा है। जो डीमार्ट के केस में हुआ था, सेम यहाँ पर भी है कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए 70-80 के मल्टीपल पे आती है, तो 70-80 के मल्टीपल से उसे नीचे लाने के दो ही तरीके हैं, या तो उसकी अर्निंग बढ़े तो वैल्यूएशन अपने आप एडजस्ट हो जाती है, या उसका शेयर प्राइस नीचे आए। तो डीमार्ट के केस में एंड हैप्पीएस्ट माइंड के केस में दोनों में यही हो रहा है कि इनकी अर्निंग एक्सपैंड कर रही है और शेयर को एक ही जगह पर रखा हुआ, तो उससे दोनों तरह के काम हो रहे हैं कि अर्निंग भी बढ़ रही है, उतनी तेज़ नहीं है लेकिन बढ़ रही है, और दूसरी तरफ से स्टॉक भी कांस्टेंट है, तो अर्निंग एडजस्ट हो रही है, पी एडजस्ट हो रहा है विद टाइम। इसीलिए डीमार्ट कहीं भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसका पी धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। एक समय पर 150 के मल्टीपल पे था, वो घर के 80 के मल्टीपल पे आ गया, एंड लाइक वाइज वो मतलब श्रिंक हो रहा है। सो यही हैप्पीएस्ट माइंड में भी है। तो थोड़ा कूल ऑफ पीरियड रहेगा, आप समय दे सकते हो तो बने रहो, लेकिन बेटर इसकी वैल्यूएशन जब तक एडजस्ट होंगे पूरे, उसके बाद ही इसमें कुछ मोमेंटम फर्दर गैदर करेगा। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड बात हो गई। अरुज प्रकाश, हाई सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड टाटा केमिकल बोथ 7% डाउन, शुड आई एवरेज या रुके? 7% इज नॉट अ रीजनेबल सम कि आप जहाँ पे जाके एवरेज करो, 10% तो एटलीस्ट दो। लेकिन हाँ, दोनों में अगर आप एवरेज करना चाह रहे हो तो अब केमिकल की फॉल ना बहुत ज़्यादा शायद ना दिखे आपको, थोड़ा लिमिटेड ही फॉल रहे। तो जो आरती इंडस्ट्रीज़ या टाटा केमिकल या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स या जुबिलेंट इंग्रेविया, इस तरह के शेयर जो आप ढूंढ रहे थे या केमिकल में एंटर करना चाह रहे थे, या केमिकल में आपकी पोजीशंस हैं, तो आप आराम से बने रह सकते हो, समय दे सकते हो। शायद ये जो डाउनफॉल है ये अपने लास्ट लैग में है, अगर जो भी है इसमें तो। और जानकार भी इतने मान रहे हैं यही कि शायद केमिकल का बहुत ज़्यादा शायद अब बिकवाली ना आए, क्योंकि प्राइसिंग स्टेबल हो गई है। आज भी एक दीपक केमटेक्स का कंपनी SME में जिनका मैनेजमेंट आया था हमारे साथ, उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे प्राइसिंग सिनेरियो पूछा, तो उन्होंने बोला कि जो पहले कंसर्न थे इनपुट कॉस्ट को लेकर या डंपिंग को लेकर, वो अब ख़त्म हो गए हैं, और अब प्राइसिंग यहाँ से नॉर्थवर्ड नहीं भी गया है अगर, तो एटलीस्ट स्टेबल साइड पर हो गया, तो प्राइसिंग बेटर है अगर, और प्लस डंपिंग नहीं हो रही है, मार्जिन स्टेबल हो गए, तो पिक्चर एक क्वार्टर नहीं तो 2 क्वार्टर के अंदर ठीक हो ही जानी चाहिए। सो आप अगर आपके पास है तो आप बने रहो, थोड़ा थोड़ा एवरेज करना चाहते हो कर सकते हो। आपके केस में स्पेसिफिकली अगर 7% है तो आप थोड़ा कर लो, या 10% का वेट कर लो, कोई एक डिप मिल जाएगा दिन में, उसमें आप फर्दर ऐड कर सकते हो उसको। I got one lot of Tata Tech in IPO. It's a good level to buy for long term. It's a good company to hold for long term, and pros and cons of company for business purpose. तो दास साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और रही बात आपके अब टाटा टेक के IPO के, आप ऊपर जाके क्यों लेना चाहते हो? मुझे हर चीज़ की एक फेयर वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज़ की। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस, द बेस्ट गोल्ड से ज़्यादा प्रेशियस चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है ना। वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर जगह उसकी वैल्यू है,
हर तरफ मतलब उसकी कोई एंड नहीं है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर तरह की चीज़ उसके साथ है, लेकिन फिर भी गोल्ड के पैसे नीचे आते हैं। सो द बेस्ट ऑफ द बिजनेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स कैन फॉल। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, आएगा, धैर्य रखिए, यहाँ आएगा या 1500 रुपये जाके नीचे आएगा, लेकिन आएगा। सो ऐसा फियास्को में मत जाइए, ये पागलपना मत करिए कि कोई भी चीज़ बस भाग रही है तो लेनी ही लेनी है, जैसे दुनिया ख़त्म होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। इतना समझिए कि एक कंपनी जो 32 के मल्टीपल पे अपना शेयर लेके आती है, जिसको 32 गुना आप पैसा देने को तैयार थे आईपीओ में, उसने अपने आप को लिस्ट करा करीब 64 गुना पर, 64 से भी ज़्यादा पर। फिर लिस्टिंग के बाद वो 87 गुना पे पहुंच गया, जहाँ पे उस कंपनी का जो सबसे बड़ी कंपनी है उस सेक्टर की, वो है 82 गुना पर, लेकिन आप इसे 87 गुना पर भी देख रहे हो। यही हिसाब से महंगी टाटा की बाकी कंपनियों में ये चौथे नंबर पर आती है सबसे महंगे वैल्यूएशन में। टाटा, वो मैंने ट्वीट किया, आप लिस्ट पढ़ लेना। लेकिन जितनी भी कंपनियां इससे ऊपर हैं वो विद टाइम अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर चुकी हैं, ये नई नहीं आई है। 2, 3, ये सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है टीसीएस, वो है 28 के मल्टीपल पर। आपको लगता है वो चल नहीं रहा क्योंकि वहाँ ओएफएस आ जा रहा है? ओएफएस नहीं आ रहा। आप इतना समझने की कोशिश करिए, मैंने भी किसी से पूछा है लेकिन अभी तक इसका मुझे सही जवाब मिला नहीं, कि टाटा ग्रुप लगातार फंड रेज कर रहा है। आपने कभी सुना है पिछले 20 साल में टाटा ग्रुप को इतना फंड रेज करते हुए? पहले एक टाटा टीसीएस का आईपीओ आया, ओएफएस आया, उसमें पार्टिसिपेट किया प्रमोटर ने, दूसरा ओएफएस आया, उसमें पार्टिसिपेट किया प्रमोटर ने, और अब टाटा टेक का आईपीओ आया, इसमें प्रमोटर ओएफएस लेकर आ गया। तो इतना बड़ा वॉर चेस्ट क्यों तैयार हो रहा है कैश का? तो कुछ ना कुछ तो बड़ा कैपेक्स है ही, या कोई एक्विजिशन है ही, आमतौर पर इसीलिए होते हैं चीज़ें। सो ऐसे कुछ लॉजिक हैं। अब रही बात टाटा टेक की, क्यों इनमें आपको लेना टीसीएस ले लो, सेफेस्ट जोन है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर अभी लेने में। अगर ये इसको बाजार इतनी वैल्यू दे सकता है तो उसको भी कभी ना कभी 80 का मल्टीपल मिलना ही चाहिए। नहीं भी मिलता, चलो डबल भी मिल गया तो भी प्राइस बहुत हो जाएगा। एनीवेज वो भी छोड़ दो। आप इतना समझो कि ये एक कंपनी, इसके 2 बड़े क्लाइंट हैं, टाटा मोटर्स एंड दिस, जिसका कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 90% टूटा है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, वी से नाम है उसका। ये दोनों कंपनियों का उसके बड़ा क्लाइंट है। तो ये दोनों कंपनियां अगर बंद होती हैं, या टाटा मोटर्स में इतना पोटेंशियल है तो टाटा मोटर ले लो, टाटा टेक के भी पीछे क्यों भागना? तो सस्ते मल्टीपल 16 के मल्टीपल में मिल रहा है, वो ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ लाइफ टाइम हाई पे होने के बावजूद। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। इसलिए मत लीजिए कि भागा जा रहा है, आपके पास है ना, ऑलरेडी मिल गया है ना एक लॉट, कभी नीचे आएगा तब ले लीजिएगा। बाजार ऐसा तो है नहीं आज ही आज खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, तब ले लीजिएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत आती रहेंगी, पहले भी आई हैं फिर आ जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दीबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भागती हुई ट्रेन, भागती हुई बस, भागता स्टॉक नुकसान ही करता है। ज़रा ध्यान संभल के कॉल लेना आप इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और सवालों को शामिल कर लेता हूँ। बहुत सारे सवाल आ गए एकदम से। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल, तो वरुण सर, कल मेरी बात हो रही थी फोर्टिस ग्रुप के मैनेजमेंट से। दरअसल फोर्टिस ग्रुप ने इस डील में फोर्टिस मलार को बेच दिया एमजीएम को, और 130 करोड़ रुपए में टोटल सौदा हुआ है। इसमें 20 करोड़ करीब लैंड और बाकी पार्किंग लॉट है, और बाकी सब इनके पास हॉस्पिटल है। तो अब फोर्टिस नहीं है इसका पेरेंट, अब इसका एमजीएम पेरेंट है। 1, कंपनी लॉस मेकिंग है, फोर्टिस मलार जो लॉस मेकिंग है, और फोर्टिस की बैलेंस शीट पे वो प्रेशर डाल रहा था, इसलिए उन्होंने इसको बेचा है एमजीएम को। एमजीएम उसे अच्छे से रन कर सकता है, ऐसा वो अनुमान लगा रहा है, इसलिए उन्होंने बेच भी दिया। सो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन बेटर डील फोर्टिस में मिल सकती है, क्योंकि फोर्टिस ने वो डील की है। तो फोर्टिस के पास पैसा आएगा तो फोर्टिस पैसे का इस्तेमाल या तो स्पेशल डिविडेंड या बायबैक में भी कर सकता है। सो इसीलिए फोर्टिस इज़ अ बेटर बेट कंपेरेटिवली फोर्टिस एंड मलार में। छोटा दाम है मलार का, आपके पास है, आप बने रहो, लेकिन नया एंटर करना चाह रहे हो इन दोनों में से किसी एक में, तो फोर्टिस इज बेटर साइड। टाटा टेक का अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हो? प्रॉफिट बुक ही मत करो सर, कभी कभी शेयर को लेके भूल जाओ, ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब नीचे नहीं आएगी, आएगी, लेकिन आपके भाव तक आएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। आएगी तो तब आप और ऐड कर लेना, लेकिन अभी के लिए आप इसे लेकर छोड़ दो, ये आपको अच्छा पैसा बना के अभी और देगा, ठीक है? आप बस इसमें बने रहो, नया माल मत खरीदो। कि नया माल अगर मान लो नहीं बना के दिया पैसा, अगर मान लो ये नहीं चला यहाँ से डबल, या चला तो बहुत समय बाद चला, कंसोलिडेशन में चला गया फिर, सो बेटर इज़ कि आप अभी के लिए आपके पास है, आप बने रहो, भूल जाओ इस पोजीशन को, नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर फोकस करो, और नई पोजीशन लेने की बजाय अवॉइड करो। कुछ और नीचे मिलेगा उनको ले लो, बहुत सारे स्टॉक नीचे मिल रहे हैं टाटा ग्रुप के अभी भी, उनको आप देख सकते हो। अगर टाटा आपको इतना पसंद है, बहुत सारे आईटी के स्टॉक नीचे मिल रहे हैं, अगर आपको आईटी इतना पसंद है, हर चीज़ का एक विकल्प अवेलेबल है मार्केट में, आप उस विकल्प को तलाशने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ उस भागे हुए शेयर को। ये अब हो गई कहानी खत्म, जिनको अलॉट हो गया उनको अच्छी बात है, वो रखे अपने पास, जिनको नहीं अलॉट हुआ वो अब नीचे आने का वेट करें, वहाँ ले लें, ऐसी कोई जल्दी नहीं है इसमें।
एक साल के लिए इनमें से अच्छा कौन सा रहेगा? टाटा टेक, आयरेडा, जीआईसी, एनबीसीसी, जे सब के सब भागे में शिवांग सर। टाटा टेक आज ही आज में 140 गुना, आयरेडा 100 गुना, जीआईसीआरई इतना भागने बाद याद आ रहा है, एनबीसीसी भी आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर, जेएसएफएल, जेएफएसएल जे का अभी बिजनेस क्लियर नहीं है, और कोचिन शिपयार्ड और एचएल दोनों अपने नए हाई पर हैं। लेने लायक इसमें कुछ लग रहा है तो एनबीसीसी, कोचिन शिपयार्ड हो सकता है, जिनको आप देख सकते हो, बट स्टिल आई विल से द सेम थिंग, बाजार में और बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको आप नहीं देख रहे हो, उन पर फोकस करो। लार्ज कैप में बहुत अच्छी वैल्यू है, उन पर फोकस करो। वो चल नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूएशन गैप बनवा रहे हैं। मिड कैप में वैल्यूएशन महंगा हो जाएगा, लार्ज कैप सस्ता हो जाएगा, तो आप उन पर फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। हर चीज़ की सही कीमत होती है, तो एक ऐसा समय आ जाएगा जहाँ मिड कैप बहुत एक्सटेंड कर जाएगा वैल्यूएशन, वहाँ लार्ज कैप सस्ता दिखाई पड़ेगा, जो दिखने लग गया है। सो लार्ज कैप पे फोकस करिए, अच्छी क्वालिटी इकट्ठा करिए और शांति से बैठिए, ज़्यादा पैसा बन जाएगा वहाँ पर आने वाले समय में इंस्टेड। और रही बात मिड कैप में, तो मिड कैप में जहाँ डीप करेक्शन दिखे उनको पकड़िए। केमिकल में डीप करेक्शन है उनको पकड़ सकते हैं, या आईटी में डीप करेक्शन है उनको पकड़ सकते हैं, जिन मिड कैप आईटी में डीप करेक्शन है। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक ले सकते हैं, पीएसयू में सिंगल मल्टीपल पे जो स्टॉक कामकाज कर रहे हैं उनको ले सकते हैं, डिविडेंड यील्डिंग अच्छी है वहाँ पर ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इस तरह के भागे हुए शेयर या बेतहाशा भागे हुए शेयरों में। एलटी फूड 170 पे नहीं 70 है, 500 शेयर, क्या करूं? लॉन्ग टर्म रखूं या निकल जाऊं, या लागत निकाल लूं? सर पहले चीज़ तो लागत निकालिए, चाहे वो एलटी फूड हो या लार्सन एंड टूब्रो हो, किसी भी शेयर में अगर आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है उस कॉस्ट को निकाल लीजिए, बाकी शेयरों के साथ बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एलटी में भी सीजनल है, तो जहाँ मोमेंटम मिले उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर आप निकल सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को, और कल मुलाकात होगी शुक्रवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और जहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब पे आप सवाल भेजिए 3:30 बजे के बाद, तभी आपसे बात हो पाएगी। नमस्कार।